नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। आज हम लेकर आए हैं लेखक सत्यव्यास की रोमांचक मर्डर मिस्ट्री मौत बुलाती है। एक ऐसी कहानी जहां हर सुराग एक नई पहेली बन जाता है और हर कदम इंसान को मौत के और करीब ले जाता है। तो तैयार हो जाइए रहस्य, सस्पेंस और थ्रिल से भरे इस सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मौत बुलाती है। पार्ट एक इंस्पेक्टर नकुल वर्मा के सिर का दर्द अचानक बढ़ गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और कॉफी की एक घूंट के साथ दवा गटक ली। कॉफी थोड़ी गर्म ज्यादा थी, लेकिन फिर भी अच्छी थी। उसने खुद बनाया था और यह बिल्कुल वैसा ही थी जैसी उसे पसंद थी, कड़वी। 2 मिनट तक कॉफी उबाली और फिर आधा दूध डाला। जब उसने कॉफी के साथ दवा को गले के भीतर उतारा तो उसे लगा कि हर मांसपेशी शिथिल हो गई है। हर तनाव उसके सिर से बाहर निकल गया है। ऐसा लगा जैसे उसने फिर से सांस लेना सीख लिया है। और उसने मग को अपने होठों से सटाया और उस अनोखी खुशबू को एक घूंट में भरता हुआ बड़बड़ाया। उदास रात में तेज कॉफी की तलखियों में वो कुछ ज्यादा ही याद आता है। सर्दियों में वाह 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 की इकलौती आवाज जब उसके कानों में पड़ी तो उसे आभास हुआ कि वह पुलिस स्टेशन में है और उसकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है। कॉफी का कप उठाने आए अर्दली की वाहवाही से इंस्पेक्टर नकुल थोड़ा झेंप सा गया। उसने फौरन दीवार घड़ी की ओर देखा। शाम के 8 बज रहे थे। उसकी शिफ्ट खत्म होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन उसने पुलिस डायरी भरनी शुरू कर दी। पुलिस डायरी भरना यूं भी एक लंबा और थकाऊ काम है, इसलिए अगले रिलीवर के आने से पहले सारी बातें डायरी में दर्ज करना और फिर उसे समझाने में भी वक्त लगता ही है। इसी कारण उसने डायरी भरने में अपना ध्यान लगाया। वो अब भी डायरी फोन बलजीत की बीवी ने उसकी सलामती जानने के लिए किया था, लेकिन फोन बजा और बलजीत के कातिल को उसकी लोकेशन मिल गई। बलजीत ने हड़बड़ी में फोन काट दिया, पर जो पहला मंजर उसने देखा वह खून जमा देने वाला था। एक साया उसके सामने बंदूक ताने खड़ा था। सूखे हलक से बलजीत बस इतना ही बोल पाया, देखो वो लिंक तो मैंने तुम्हें दे ही दिया है, अब तुम मुझे। बलजीत अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही एक आवाज हुई और आगे के शब्द उसके हलक में ही अटक कर रह गए। वह बस इतना महसूस कर पाया कि गोली की आवाज फिल्मों में सुनाई देने वाली धौए की तरह न होकर पटाखे के फटाक की तरह होती है। उसने यह भी महसूस किया कि सुनसान जगहों पर आने का एक नुकसान यह भी होता है कि गोली जैसी आवाज सुनने के लिए परिंदे भी नहीं होते। बलजीत कुछ भी महसूस कर पाने से महरूम हो गया। पहली गोली ने उसकी एक आंख के साथ साथ खोपड़ी भी खोल दी। वह पीठ के बल गिर पड़ा। गोली चलाने के 1 मिनट बाद तक उस साये ने इंतजार किया और जब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी तो उसके पास आ गया। फिर पूरी तरह निश्चित होने के लिए उसने बलजीत के सीने पर एक गोली और दाग दी। गोली छाती से आर पार हो गई और खून भलभला उठा। काले रेनकोट से सिर से पांव तक ढंके उस साये ने झुककर बलजीत की सांस चेक की और जब उसे इस बात का इत्मीनान हो गया कि वह मर चुका है तो अपने दस्ताने वाले हाथों से उसका मोबाइल निकाला और फौरन स्विच ऑफ कर दिया। उस साये को बलजीत के बटुए और पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोबाइल अपनी जेब में रखने के बाद साये ने बलजीत की लाश को पांव से खींचना शुरू किया। बलजीत की लाश को पांव से खींचते वक्त उस साये को 2 बातें नई मालूम हुई। पहली यह कि जिंदा आदमी की तुलना में मुर्दे को खींचना ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरी यह कि गीली मिट्टी में यह काम और मुश्किल होता है। लाश को एक खास जगह तक ले जाने के बीच में वह साया 3 दफा रुका। वो लाश को छोड़कर कमर पर हाथ रखकर 1-2 मिनट सुस्ताया, फिर खींचकर उस जगह तक लाया जिसे उसने बलजीत के लिए तय कर रखा था। बलजीत की कब्र पहले ही खोदी जा चुकी थी। जाहिर था कि यह मर्डर प्रीप्लान्ड था। साये को अब बलजीत की लाश को घसीटकर कब्र में डाल देना था, लेकिन यह काम भी उसके लिए मुश्किल का सबब बना हुआ था।
उसकी वजह ये थी कि हाथ के दस्ताने ठीक से पकड़ नहीं बना पा रहे थे, मगर साया अपने हाथ से दस्ताने उतार दे, इतना मूर्ख तो कतई नहीं था। उसने काफी मशक्कत से बलजीत के मुर्दा जिस्म को कब्र में डाला। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकाला और रेतते हुए बलजीत का एक हाथ कोहनी पर से काट डाला। मुर्दा जिस्म से एक बार फिर खून भलभला उठा। साया कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने फावड़े से कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया। इस बीच बारिश भी थम चुकी थी। साये ने एक पेड़ की आड़ में अपना रेनकोट उतारकर झाड़ा और उसे उलटकर पहन लिया। उलटकर पहना गया रेनकोट पूरी तरह सूखा था। इसके बाद साया सधे हुए कदमों से पास ही खड़ी कार तक पहुंचा और पूरी सावधानी से टेढ़े होकर ड्राइविंग सीट पर कुछ यूं बैठा कि उसके पैर अब भी कार से बाहर ही थे। साये ने रेनकोट की पॉकेट से 2 पॉलीथीन बैग निकाले और उसे अपने जूतों के ऊपर पहन लिए। इसके बाद उसने पांव कार के अंदर किए। अब वह पूरी तरह सूखा था। उसने हाथ में भी वैसे ही प्लास्टिक वाले दस्ताने पहने और बलजीत की कार स्टार्ट की। फिर कार कब्र पर 5-6 दफा इस तरह दौड़ाई कि फावड़े से खुद ही मिट्टी बराबर बैठ जाए। कार को आधा ही काम करना था, बाकी का आधा काम बारिश और गीली मिट्टी पहले ही कर चुकी थी। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाने के बाद साये ने साइड मिरर से कब्र का हाल देखा और जब निश्चित हो गया तो मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ गया। कार चलाते हुए ही उसने बलजीत का मोबाइल ऑन किया। उसे कॉल हिस्ट्री देखनी थी। उसने देखा पिछले 3 घंटे में जो 4 कॉल थे वह बला साहब, विद्या और एक अननोन नंबर का था। दरअसल यह चौथा कॉल इंस्पेक्टर नकुल का था। साये ने बलजीत का फोन बंद कर दिया और पिछला पैनल खोलकर उसकी बैटरी निकाल ली। बैटरी को उसने पास ही बजबजाते नाले की ओर उछाल दिया। इसके बाद सिम निकालकर उसे दांतों तले रख लिया। वह सिम को तब तक दांतों से चबाता रहा जब तक सिम का चूरा नहीं बन गया। फिर उसने उस चूरे को हलक के नीचे उतार लिया। इसके बाद उसने मोबाइल को भी बहते नाले के सुपुर्द कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कच्ची और सुनसान सड़क पार करने के बाद जब गाड़ी मेन रोड पर आवा मलाई तो भी साये ने गाड़ी को लगभग 10 किलोमीटर तक वीरान और शहर के बाहरी हिस्से की ओर दौड़ाया और फिर एक जगह कार रोक दी। कार जहां रुकी वो एक बड़ा सा कार गराज था, जहां कबाड़ की कारों का अंबार लगा था और जहां सेकंड हैंड कारें भी मिलती थीं। साये ने बलजीत की गाड़ी भी उनके साथ यूं लगा दी जैसे बिकने के लिए लाइन में लगी हो। रात के सन्नाटे की खासियत होती है कि उसमें कई अपराध छुप जाते हैं, लिहाजा ये भी छुप गया। साया चुपचाप उतरा। उसने कार के स्टीयरिंग, सीट, गियर, शीशे, हेडरेस्ट इत्यादि पर कुछ मला और फिर निश्चित होकर उस गराज कम सेकंड हैंड कार सेलिंग पॉइंट से लंबे लंबे डग भरते हुए निकल आया। उधर इंस्पेक्टर नकुल क्रिश्चियन कब्रिस्तान पहुंच चुका था। गाड़ी चलाते वक्त भी उसने 2 दफा बलजीत के नंबर पर ट्राई किया, लेकिन उसके फोन को न लगना था, न लगा। नकुल ने सन्नाटे में आवाज दी, मैं आ गया हूं, बाहर आ जाऊं। थोड़ा रुककर ही उसने दोबारा आवाज दी, कोई है? एनीबॉडी नीड्स हेल्प? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जिसे उसे मदद की दरकार थी वह तो जमींदोज था और अब उसकी कोई मदद की भी नहीं जा सकती थी। नकुल भुनभुनाया, साले पुलिस से मजाक करते हैं, यही हाल रहा तो कल को कोई मदद को भी नहीं आएगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वापस लौट चला। बारिश के पानी से उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया था। थोड़ी ही देर में नकुल उस क्रिस्तानी कब्रिस्तान से और उस लाश से दूर जा चुका था। स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचने पर नकुल ने गर्म पानी की भाप ली और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर के मुताबिक ज्यादा गुस्सा करना उसकी मौत को उसके और करीब ला सकता था। एक ऐसी मौत जो हर घटती घड़ी के साथ नजदीक आती जा रही थी। इस बाबत वह जितना सोचता उसका सरदर्द उतना ही बढ़ता। इसीलिए
उसने घर पहुंचते ही उसने आधे गिलास पानी में एस्पिरिन की 2 गोलियां घोलीं और पीकर बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसका पूरा दिन आज खराब ही बीता था, मगर आज उसका दिन ही नहीं, रात भी खराब थी। दरवाजे पर लगातार की दस्तक से उसकी नींद खुल गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी को बहुत जल्दी हो। आधी नींद में ही वह झुंझलाकर उठा और दरवाजा खोल दिया। सामने सब इंस्पेक्टर अनिल दीवान था, जो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल ही रहा था। दरवाजा खुलते ही अनिल भीतर घुस आया और बेहूदगी से खीसें निपोड़ते हुए बोला, सर, चिप्स लाया हूं, कभी बोतल भी लाया कर। नकुल ने अपनी हथेली से अपना ही सिर दबाते हुए कहा। दर्द अब भी अपनी जगह काबिज था। क्या सर, अब आप भी ताने देंगे? आप जानते तो हो सर, हमारे एरिया में जो दुकानें पड़ती हैं वहां से कैरेट और कैश सीधा बड़े साहब को जाता है। दारू वाला हमें पत्ता ना दे, बोतल तो भारी चीज है। मतलब तू खरीद भी नहीं सकता? नकुल ने मुस्कुराते हुए मगर हैरतजद होकर पूछा। तौबा बोलो सर, ऐसे पाप के काम सैलरी के पैसे से कौन करता है? आप तो बस गिलास निकालो और ये बताओ कि आप यूं डूबे डूबे क्यों लग रहे हो? कल फिर देर तक शिफ्ट बजाई क्या? नहीं बे, किसी ने फिरकी ले ली। मतलब एक SOS कॉल आया था और आप दौड़ गए होंगे, इतनी रात गए? किसी की जान को खतरा था तो क्या करता? उसे मरने को छोड़ देता? और आपकी जान को? सर, आपके स्पाइनल कॉर्ड में जख्म है और वो भी जानलेवा। जहर फैलता जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि जितनी जल्दी ऑपरेशन हो उतना बेहतर। यह सब जानने के बावजूद आप इस बारिश में निकल गए। क्या करें? नहीं निकलने पर भी डिपार्टमेंट ऑपरेशन के लिए 50 लाख देने से रहा। नकुल गुस्से में यह बात कहते हुए थोड़ा ठहरा और फिर बोलना जारी रखा। मेरी तो बचने से रही, शायद किसी और की जान बच जाए। तो बची जान? अनिल ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए पूछा। नहीं, शायद फ्रैंक कॉल था। मैं कुछ समझा नहीं। शुरू से बताएं। शुरू से बताने लायक कुछ नहीं है। कल रात एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि उसकी जान को खतरा है। फिर फोन कट गया। एक मैसेज आया कि क्रिश्चियन कब्रिस्तान के बाएं चले आओ। मैं वहां चला गया। वहां मरघट के सुनसान के अलावा कुछ भी नहीं था। फोन करने वाले का नाम क्या था? नाम तो पता नहीं और बिना नाम पता किए दौड़ गए सर आप। कमाल है, नंबर तो सेव किया होगा? अनिल ने पूछा। नकुल ने अपनी मोबाइल की कॉल लिस्ट जांची और फिर नंबर अनिल को बता दिया। अनिल ने नंबर किसी मोबाइल ऐप पर चेक किया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो किसी दिलबर जानी का नंबर है। मतलब? नकुल ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि इसी फर्जी नाम से नंबर सेव है। या तो इसके किसी चाहने वाले या चाहने वाली ने अपने मोबाइल में ये नाम सेव किया होगा, इसलिए मुझे भी यही नंबर दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कल निकलवाता हूं नंबर। अब तो दारू पिलाइए। इतनी देर से आपकी कहानी सुनने के पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है। शराब नहीं है, बियर चलेगी? सर, इस वक्त जो माहौल बना है ना कि ठर्रा, रसीली, चमेली सब चलेगी। उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए नकुल अब भी फ्रिज की ओर बढ़ा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। नकुल चूंकि दूर था, इसलिए इशारे से अनिल को ही फोन उठाने को कह दिया। अनिल ने फोन उठाया और बोला, हेलो ओलो सर जी, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं। दूसरी ओर से आवाज आई। हाँ कहो। नकुल साहब, काम बोलो, अनिल ने खींच भरी आवाज में कहा। सर जी, क्रिश्चियन कब्रिस्तान से बोल रहा हूं। यहां एक लाश मिली है। लाश? जी सर। क्रिश्चियन कब्रिस्तान का नाम सुनकर अनिल फोन करने वाले पर भड़क गया। बेटे, ये जो चोर सिपाही खेल रहा है ना, हत्या चढ़ गया तो डंडे पर बैठा दूंगा साले। सर जी, मैं कब्रिस्तान का अटेंडेंट ही बोल रहा हूं। मेरा नाम रसेल है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। अनिल अभी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही फोन कट गया। अनिल अब वाकई गंभीर था। सर, लगता है वाकई कुछ हुआ है। नकुल, जो अब भी बोतल खोल ही रहा था, रुक गया। क्या हुआ?
सर, उसी क्रिश्चियन सेमेट्री के अटेंडेंट की कॉल थी। कह रहा था कि वहां लाश मिली है। वही फेक कॉल वाला होगा। अब तुम्हें तंग कर रहा है। नहीं सर, अगर फेक कॉल होती तो वो नाम और नंबर नहीं बताता। मैंने नेट पर चेक किया है। उस सेमेट्री के अटेंडेंट का यही नाम और नंबर है। अनिल की आवाज की गंभीरता से नकुल को बात गंभीरता का एहसास हुआ। अनिष्ट की आशंका से उसकी नसों में चींटियां रेंग गईं। एक ख्याल उसके दिमाग में दौड़ गया कि कहीं जिस आदमी ने उससे मदद मांगी थी वही तो। यह ख्याल आते ही उसने जल्दबाजी में बोतल अलमारी में रखते हुए अनिल से बोला, फौरन चलो, वी कांट वेस्ट टाइम। नकुल बोतल रखकर निकलने ही वाला था कि अनिल ने उसे रोकने की कोशिश की। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप थके हुए भी हैं। वैसे भी मेरी ड्यूटी है, मैं चला जाता हूं। नहीं अनिल, मेरा जाना जरूरी है। यूं भी अगर कोई कत्ल हुआ है तो पॉसिबल है वही हो जिसने मुझे फोन किया था। चलो, कहते हुए नकुल बाहर निकल आया। अनिल ने भी अपनी मोटरसाइकिल निकाल ली और थोड़ी ही देर में दोनों की मोटरसाइकिल क्रिश्चियन कब्रिस्तान की ओर भागी जा रही थी। लगभग आधे घंटे बाद दोनों उसी सेमेट्री के बाहर थे। रसेल बहुत बेसब्री से कब्रिस्तान की गेट के बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसने मोटरसाइकिल के रुकते ही थोड़ा झुककर सलाम किया और बोला, सर, लाश। नकुल ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और पुलिसिया रौब झाड़ते हुए बोला, लाश को मारो गोली, और पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला। सर, आपका नंबर हमारे नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था, कहते हुए रसेल ने कब्रिस्तान के बाहर लगे नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा किया, जहां किसी भी पुलिसिया जरूरत के लिए जो नंबर लिखा हुआ था वह इंस्पेक्टर नकुल का ही था। अपना नाम और नंबर देखते हुए नकुल थोड़ा कुड़सा गया। यह सरकारी नंबर भी ना, आदमी चला जाता है, नंबर रह जाता है। खैर, तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। सर, लाश मिली है एक, रसेल ने परेशानी से हाथ मलते हुए कहा। हाँ, तो कब्रिस्तान में लाश ही तो मिलेगी। सर, यही तो बात है कि लाश कब्रिस्तान में नहीं मिली, लाश कब्रिस्तान के बाहर मिली है। हाँ, तो तुमने परमिशन नहीं दी होगी, कोई बाहर छोड़कर चला गया, अब भीतर ले लो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो हम नज़दीकी सेमेट्री का पता बता देते हैं और अपनी गाड़ी भी दिलवा देते हैं। चलो बताओ, लाश कहाँ है। उधर, सेमेट्री से लगती पिछली दीवार के पास। चलिए, मैं दिखाता हूं। ये कहते हुए रसेल दोनों को साथ लेकर लाश तक पहुंचा। लाश देखते ही अनिल बिदक गया। इस लाश के साथ तो छेड़छाड़ हुई है। सर, आप ये लाश की कंडीशन देखकर कह रहे हैं? नहीं, लाश मेरे साथ टेलीपैथी कर रही है। भले आदमी, अब लाश खुद तो बोलने से रही कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। अनिल ने खींचते हुए कहा, सॉरी सर, आप सही कह रहे हैं, मगर आप जैसा समझ रहे हैं वैसी बात भी नहीं है। दरअसल यह हनी बैजर का काम है। हनी बैजर? अब ये कौन सा माफिया ग्रुप है? नकुल चुप था, हालांकि उसके मन में भी वही सवाल था जो अनिल ने पूछा था। नहीं सर, यह कोई माफिया ग्रुप नहीं, बल्कि एक जानवर है जिसे आम भाषा में लोग कब्र बिज्जू कहते हैं। दरअसल इसी के कारण इस लाश का पता चला। कब्र बिज्जू का काम कब्र खोदकर लाश को खाना है। हम जब भी सेमेट्री में इसे देखते हैं तो भगाने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले ही मैंने इसे भागा दिया था, मगर ये मुर्दा घर के आसपास ही टहलते रहते हैं। शाम में जब मैं मुआयना करने निकला तब भी सब ठीक था। अभी आधे 1 घंटे पहले जब फिर इधर से गुजरा तो यह दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि हनी बैजर इस लाश को निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं फौरन वहां पहुंचा और उसे भगाया। फिर जब ढीली पड़ी मिट्टी हटाई तो ये लाश दिखी। मेरा काम यही है, मगर मैं फिर भी थोड़ा डर गया। मुझे लगा हो न हो ये पुलिस केस है, इसलिए नंबर ढूंढकर आपको कॉल किया। लाश देखते ही आपको यह कैसे लगा कि यह पुलिस का मामला है? यह भी तो हो सकता है कि कोई मुर्दा ही सेमेट्री के बाहर दबा गया हो।
नकुल ने सवालिया अंदाज में पूछा। सर, यह कब्रिस्तान गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। हम यहाँ बिना डेथ सर्टिफिकेट के लाश एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसी कोई लाश कल या परसों भी नहीं आई, न ही ऐसी कोई केरी ही आई। इन सिंपल वर्ड्स, इस लाश का कोई नाम लेवा नहीं था। ऐसी स्थिति में हम पुलिस को खबर करते ही हैं। यह जनरल रूटीन है। और फिर यह लाश ज्यादा पुरानी नहीं है, ये आज या कल की है। अगर कोई ग्रेव के लिए आएगा तो मुझे जानकारी होगी। मैं जगह नहीं दे पाऊंगा, तब वो कहीं और जाएगा। पिछले 1 हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रसेल ने सारी बात रुक रुक कर समझाई। और इसलिए आपने मान लिया कि यह हत्या है? नकुल ने ही फिर सवाल दागे। सर, यह मेरा अंदाजा है, मगर अब मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों के सामने अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, रसेल ने ठिठकते हुए कहा। एकदम सही, पुलिस के सामने जज नहीं बनना चाहिए। खैर, अभी आपने बताया कि कब्र बिज्जू इसका हाथ पकड़कर खींच रहा था। हो सकता है वही खा गया हो। सर, मैंने कहा था कि हनी बैजर इसका दाहिना हाथ पकड़कर बाहर निकाल रहा था। हनी बैजर जब कोई भी मांस का टुकड़ा पा लेता है तो वह पहले उसे खाता है, उसके बाद ही वह दूसरे अंग पर टूटता है। लेकिन जब यह इसके दाहिने हाथ को खींच रहा था तभी मैंने देख लिया था और शोर कर भगाया। यह बताते हुए रसेल के चेहरे पर अब एक जिम्मेदारी का एहसास खिंच गया, मगर नकुल रसेल की ओर न देखकर लाश को ही देखता हुआ बोला, यार तुम्हारी उम्र कितनी है? सर, 52 साल। क्यों सर? फॉर्म भरने की उम्र निकल गई, वरना तुम्हें तो सीबीआई में होना चाहिए था। क्या सर, आप भी मजाक कर रहे हैं? हाँ, मजाक ही कर रहा था। और कोई बात जो तुम बताना चाहो? हाँ सर, कल रात तेज बारिश थी, इसलिए मैं राउंड पर नहीं निकला था। लेकिन फिर अचानक ही ऐसा लगा जैसे फायर की आवाज हुई हो। यार, तुम कब्रिस्तान के अटेंडेंट ही हो ना? नकुल ने एक मानीखेज मुस्कुराहट के साथ पूछा। क्या हुआ सर? नहीं, थोड़ा शक हो रहा है। गूगल की तरह सारा ज्ञान तुमसे ही झड़ रहा है। तुम्हें कैसे पता कि फायर की आवाज कैसी होती है? ये अनिल तो आज तक फायर और पंक्चर की आवाज में अंतर नहीं कर पाता। क्या सर, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अब तो दोनों तरह के बम फटने की आवाज पहचान लेता हूं। अनिल ने मस्खरी भरी बात की और रसेल से बोला, भले मानस साहब ये कहना चाह रहे थे कि तुम्हें कैसे लगा कि गोली ही चली है? हो सकता है टायर भी फटा हो। यही बात मेरे भी दिमाग में आई थी सर। मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक गाड़ी खड़ी है और एक आदमी गाड़ी की व्हील बदल रहा था। मुझे भी यही लगा कि शायद इसकी कार का टायर ही फटा हो। यहाँ अक्सर आने जाने वालों को तकलीफ होती है, सो इंसानियत के नाते मैं आवाज देकर जरूरत के लिए पूछ लेता हूँ। मैंने जब मदद के लिए पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं, बस हाथ हिलाकर मदद से इनकार कर दिया। मुझे लगा कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए वापस अपने कमरे में चला आया। लेकिन इसके कोई आधे पौने घंटे बाद कोई आदमी आवाज देता हुआ यहां से गुजरा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। क्या आवाज दे रहा था? नकुल ने उत्सुकता से पूछा। सर, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। शायद किसी को ढूंढ रहा था, मगर वह इतनी जल्दी में था कि ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ गया। उसी की आवाज कुछ सुनकर एक दफा फिर जब मैं उठा तो देखा कि वो कार अब वहां नहीं थी। नकुल समझ गया कि वह जिस दूसरे आदमी की बात कर रहा है वह नकुल ही था। लिहाजा अगर रसेल की बात का भरोसा किया जाए तो नकुल के पहुंचने से काफी पहले हत्या हो चुकी थी। बहरहाल नकुल ने पूछताछ जारी रखी, मगर अब पूछताछ में नकुल रसेल को थोड़ी इज्जत देने लगा। कार कौन सी थी? और अब एक दफा फिर से बताइए कि असल में आपने क्या देखा? वो मारुति 800 थी, किसी गहरे रंग की, पहिया बदलने वाला आदमी दोहरे बदन का था। इतना कहकर रसेल थोड़ा रुका, फिर हिचकिचाता हुआ बोला, आदमी देखने में कैसा था? बीच में ही अनिल ने सवाल किया। सर, मैं इतनी दूर से उसका चेहरा नहीं देख पाया, बस अंदाजन यह ही जान पाया कि वह दोहरे बदन का आदमी था।
यहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट की अच्छी रोशनी है। क्या वह आदमी तुमको स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नहीं दिखा? अनिल ने सवाल किया। सर, मैं बता चुका हूं कि मुझे लगा था कि टायर ही पंक्चर हुआ होगा, मगर आज इस लाश को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कार का नंबर नोट किया था आपने? जी नहीं, रसेल खेद भरे स्वर में बोला। यह सब इतनी दूर से हुआ कि कार का नंबर देखने वाली बात पॉसिबल नहीं थी। वैसे अगर सूझ भी जाती तो भी नंबर देख पाना नामुमकिन था। अलबत्ता उस आदमी की एक झलक मैंने जरूर देखी थी, लेकिन वो भी सिर्फ झलक ही थी। दोबारा देखने पर आप उसको पहचान सकते हैं? रसेल हिचकिचाहट में पड़ गया। उसने मिट्टी में पड़ी लाश पर उचट्टी सी निगाह डाली। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। रसेल ने धीरे से सिर हिलाकर इनकार करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं पहचान सकता। अनिल अलग खड़ा रसेल को गौर से देख रहा था। वह दोबारा रसेल के बगल में आ खड़ा हुआ और रौबदार आवाज में बोला, आप बात को टाल रहे हैं। असलियत यह है, आप इस बात को कबूल करने से डर रहे हैं कि उस आदमी को पहचान सकते हैं। रसेल ने अनिल को घूरा। कमाल करते हैं आप। मैं एक शरीफ शहरी हूं। पुलिस के साथ सहयोग करने का अपना फर्ज निभाते हुए मैंने वह सब बता दिया जो देखा था। जी नहीं, असलियत यही है कि आप डर रहे हैं। आप लगता है कि इस मामले में आपकी गर्दन फंस जाएगी, जो आप फंसाना नहीं चाहते। आपके बयान के मुताबिक हत्यारा अपना काम करके आपके सामने से निकल गया और आप चुपचाप तमाशा देखते रहे। आपको डर है कि ऐसा करने पर आपकी अपनी जान खतरे में पड़ जाएगी। अनिल थोड़ा रुका। उसने अपनी सांसों को संयत किया और फिर दोबारा बोला, और हां, आपका बयान सिर्फ आपका वर्जन है। सच्चाई जांच के बाद ही पता चलेगी। वैसे सवाल तो इस बात पर भी पूछा जाना चाहिए कि आप वो हत्यारा क्यों नहीं सकते। देखिए, मैं जो कर सकता था मैंने किया। अगर पुलिस का डर ही होता, जो कि आप लोग मुझे अब भी दिखा रहे हैं, तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं करता। सुबह होती, कोई राहगीर देखता, हंगामा होता और बात आप तक पहुंच ही जाती। मैंने तो बस एक सिटीजन का फर्ज निभाया है। रसेल ने नकुल से आंखें मिलाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। नकुल ने बात बिगड़ती देख संभालने की कोशिश की। शुक्रिया रसेल, तहकीकात अब शुरू होगी। तुम्हारी मदद की फिर जरूरत पड़ सकती है। बिना बताए शहर मत छोड़ना। अनिल, तुम थाने में इंफॉर्मेशन दे दो। फॉरेंसिक वालों को भी बता दो। जब उनका काम हो जाए तो लाश उठवाने का इंतजाम करो और पता करो कि कोई पुलिस डिटेल हमारे पास है क्या। कह दिया है सर। देरी करने पर फॉरेंसिक वाले हमें ही कटघरे में खड़े करने लगते हैं। उनके आने तक तो हम जा भी नहीं सकते। वो पहुंचने ही वाले हैं। इससे पहले अनिल की अपनी बात पूरी कर पाता, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच गई। इलाके को घेर दिया गया और फॉरेंसिक टीम अपने काम में जुट गई। फॉरेंसिक के आते ही जरूरी जानकारी देकर अनिल और नकुल भी अपनी बाइक से चल पड़े। रास्ते में ही अनिल ने नकुल से पूछा, मेरी तो रात की ही ड्यूटी थी सर, आपने रात क्यों खराब की? इसलिए कि मुझे थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है। अगर ये वही आदमी था जिसने देर शाम मुझे फोन किया था तो मुझसे भूल हुई। मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाया। अरे सर, बेकार की बातों से दिल मत छोटा कीजिए। दिन में 13 लाश देखने का श्राप मिला है हम पुलिस वालों को। इतना इमोशनल होने लगे तो लग गए कोने। अच्छा अनिल, ये बताओ, खातिल ने ये जगह क्यों चुनी? नकुल ने बात पटरी पर लाते हुए कहा। इसलिए कि अगर लाश का पता देर से लगे तब तक लाश गल चुकी हो और जब मिले तो यही भ्रम हो। यह सेमेट्री का ही एक्सटेंशन है। जगह नहीं मिलने पर किसी ने यहां गाड़ दिया होगा, मगर उसकी चाल एक जानवर ने खराब कर दी। अनिल ने अपनी झोम में ही कह दिया, मगर नकुल उसकी बात से निश्चित नहीं दिखा। उसने फौरन ही सवाल किया, इन्वेस्टिगेशन की किताब का पहला बेसिक क्या है अनिल? यही कि सबसे पहले लाश की पहचान हो, उसकी शिनाख्त हो। उसके शिनाख्त से ही इन्वेस्टिगेशन को दिशा मिलती है। तो इसका मतलब यह निकला कि जब तक लाश की शिनाख्त नहीं हो जाती, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। ऐसी हमारी किस्मत कहाँ है अनिल? अभी गुमशुदगी के रिपोर्ट्स खंगालने होंगे।
हिस्ट्री शीटरों से बात करनी होगी, अपने मुखबिर से खबर निकलवानी होगी। और सर, उस टेलीफोन वाले का पता भी तो निकालना होगा जिसने आपको कॉल किया था। अनिल ने अभी कहा ही था कि नकुल के जहन में कुछ अचानक ही कौंधा। उसने अपनी मोटरसाइकिल अचानक ही पीछे घुमा ली और लगभग हिलाते हुए ही अनिल से बोला, अनिल गाड़ी पीछे लो। क्या हुआ सर, कुछ छूट गया क्या? नहीं लगता है कोई सुराग मिल गया है क्या सर? रसेल के मुताबिक एक हाथ तो हनी बेजर खा गया था और दूसरा हाथ, क्या तुमने लाश का दूसरा हाथ देखा था? मुझे लगता है वहीं सुराग है, जल्दी वापस चलो। अनिल और नकुल की मोटरसाइकिल दोबारा कब्रिस्तान पहुंच गई। फॉरेंसिक वाले अपना काम कर ही रहे थे। नकुल ने ही फॉरेंसिक वालों से पूछा, कुछ मिला? फौरी तौर पर तो यही बताया जा सकता है कि गोली मारी गई है, वक़्त देकर मारा गया लगता है। कोशिश ये की गई है कि किसी हालत में जिंदा न बचे। निश्चित होने के बाद ही कातिल ने इसे पहले से खोदे गए गड्ढे में डाला होगा। पहले से खोदे गए गड्ढे में मतलब? जाहिर सी बात है, ये रास्ता वीरान जरूर है, लेकिन फिर भी आवाजाही रहती है। लिहाजा उसने इसे मारकर कब्र खोदने का काम तो किया नहीं होगा, बल्कि इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मारा कहीं और यहां लाकर गाड़ दिया हो। और हाथ, एक पर किसी जानवर के कांटे के निशान हैं, दूसरा हाथ किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया है। कटा हुआ हाथ कहीं मिला? नहीं, फिलहाल तो नहीं, मिलेगा भी नहीं। मेरा शक सही निकला। ऐसा या तो लाश की पहचान छुपाने के लिए किया गया है या फिर पहचान दिखाने के लिए। मतलब समझा नहीं नकुल सर, आप क्या कहना चाहते हैं? अनिल ने पूछा। मतलब यह कि जरूर इसके हाथ पर कोई बर्थ मार्क या टैटू या नाम गुदा होगा जिससे इसकी पहचान साबित हो जाए। जैसे मान लो कि कोई धर्म की निशानी हो, तो यह जाहिर हो जाएगा कि यह उस धर्म का है जिसमें लाश को दफन नहीं करते, या फिर कोई बर्थ मार्क जिससे इसे किसी को दिखाकर साबित करना हो कि काम हो गया है। इसका मतलब यह भी निकला कि या तो ये किसी भाड़े के कातिल का काम हो या फिर किसी साइको का जिसका ऐसा शगल हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि अभी नकुल और अनिल किसी नतीजे पर पहुंच पाते कि फॉरेंसिक वाले बुजुर्ग ने टोक दिया। होल्ड योर हॉर्सेस, ऐसा लगता है आप तो बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए ही कातिल तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सब्र कर लीजिए, हमें भी सैलरी जस्टिफाई करनी होती है। ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए। चलो अनिल। अनिल ने फॉरेंसिक वाले को घूर कर देखा और फिर मोटरसाइकिल की ओर चल दिया। लगभग 15 मिनट की मुर्दा खामोशी में दोनों की गाड़ियों की आवाज ही उस वीरान रास्ते को काटती रही। और फिर अनिल पुलिस स्टेशन की तरफ और नकुल अपने घर की तरफ मुड़ गए। नकुल घर पहुंचते पहुंचते इतना थक चुका था कि उसमें अब और सोचने की हिम्मत ही नहीं बची थी। डॉक्टर ने उसे ऐसे ही दर्द को मैनेज करने के लिए मॉर्फिन प्रेस्क्राइब की थी। उसने एक गोली खाई और बिस्तर पर निढाल हो गया। लगभग 5 मिनट में ही मॉर्फिन उसके खून में मिलकर उसे दर्द से दूर दूसरी ही दुनिया में पहुंचा चुकी थी। वह सो गया और अब सपनों की दुनिया में था। सपना जो वह पिछले 6 महीने से अक्सर देखा करता था। सपना जो उसकी जिंदगी की सबसे काली रात थी। 3 माह पहले रात के कोई 3 बजे थे। धान के खेत बारिश के पानी से धुल गए थे। अंधेरे में ऐसी खामोशी थी कि जैसे उन्हें भी किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। खेतों से आ रहे हवा के झोंकों के साथ किसी की घुटी घुटी आवाज भी आ रही थी। यह आवाज चाइल्ड रेपिस्ट शकूर की थी, जो 2 घंटे पहले ही नकुल और अनिल के हाथ लगा था और उनका इरादा उसे जेल ले जाने का कतई नहीं था। इसलिए उसे रात के इस पहर में धान के खेतों में लाया गया था। उसके हाथ खोल दिए गए थे, मगर पांवों में ढीली सी रस्सी अभी भी बंधी हुई थी। शकूर बच्चा नहीं था, बल्कि बच्चे तो उसके लिए खिलौना ही थे। इसलिए जब उसे जेल की बजाय खेत में लाया गया तो वह अपना मुस्तकबिल ताड़ गया, मगर फिर भी उसकी आंखों में कि खौफ नहीं था। उसने अपने मुस्तकबिल का एहसास हो गया था। लिहाजा उसने बेखौफ और खतर ही अनिल से पूछा, साहब
तुम लोग मेरा एनकाउंटर करेगा ना? नहीं रे, तू बस शहर छोड़ दे। ये खेत पार करेगा तो नाका आएगा, उसको पार करेगा, शहर पार। बस इधर हमारे पुलिस थाने के एरिया में दोबारा मत आना। तू अब पीछे मुड़ और निकल। आजाद है तू। तो ये कंबल किस वास्ते लाया सर? इससे नाल सटाकर ही मारेगा ना? मेरी पीठ पर गोली, ताकि बारूद के निशान ना आए। फिर सवेरे के अखबार में लिखवाएगा कि शकूर नाम के इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराव किया। उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन शकूर ने सरेंडर करने की जगह फायरिंग कर दी। मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी और जवाबी फायरिंग में शकूर मारा गया। तुम लोग का सब चाल हम जानता है सर। शकूर मौत के मुंह के पास खड़ा होकर भी बेखौफ था। उसकी ये बात नकुल को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। वो पीछे मुड़ते हुए बोला, अनिल, इससे क्या पूरी इंडियन पीनल कोड सुननी है तुझे? मुझे जोर की सूसू आई है। जब तक मैं फारिग होता हूं तब तक इसे फारिग कर, नहीं तो पता चलेगा कि आईजी का रिश्तेदार निकल आया। कहते हुए नकुल हल्का होने के लिए पीछे मुड़ गया और यहीं उससे गलती हो गई। उसके लापरवाह होते ही शकूर ने झटके से उसके होल्डर से पिस्टल निकाल ली और जब तक अनिल शकूर का काम तमाम करता, शकूर ने अपना काम कर दिया। उसने गोली चला दी थी। फटाक की आवाज के साथ गोली नकुल के स्पाइनल कॉर्ड को छीलती हुई बाहर निकल गई। खून की एक धार नकुल के कंधे से उबल पड़ी। अनिल यह देखकर चीख पड़ा और इस चीख के साथ ही नकुल की नींद खुल गई। 6 महीने पहले हुई इस घटना से वह अब भी चौंक कर जाग जाता था। 3 महीने तो वह अस्पताल में ही रहा था, लेकिन पिछले 3 महीने से उसने थाने आना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके स्पाइनल कॉर्ड की चोट उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी और बिना ऑपरेशन उसका ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना भी संभव नहीं था। वो यह बात जानता था। नकुल को ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाना उसके लिए मुश्किल था। फिर भी वह कोशिश कर रहा था। इस हालत में नौकरी करना अब उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि मेडिकल ग्रांट ही उसकी आखिरी उम्मीद थी जिसके सहारे वह ऑपरेशन का खर्चा उठा सकता था। एक दफा जो उसकी नींद उचट गई तो फिर उसे नींद नहीं आई। अपनी परेशानी से ज्यादा अब उसे बलजीत के कत्ल ने परेशान कर दिया। उसके जहन से बलजीत का चेहरा उतर ही नहीं रहा था। जब उसकी बेचैनी ज्यादा बढ़ गई तो उसे शबनम की याद आई। ऐसे हालात से खुद को निकालने के लिए उसका मन शबनम की ओर भागता था। शबनम से उसका रिश्ता जिस्मानी था। शबनम एस्कॉर्ट थी। रात के इस वक्त शबनम को फोन करने का कोई तुक नहीं था, मगर फिर भी नकुल ने उसे फोन लगा दिया। मगर 2 ही रिंग के बाद फोन कट गया। नकुल थोड़ा उदास हुआ, मगर वह समझ गया कि शबनम किसी क्लाइंट के साथ होगी। उसने ड्रिंक बनाई और सारी रात कोई घटिया सी वेब सीरीज देखते हुए काट दी। अगले दिन वह जैसे ही थाने पहुंचा, उसकी नजर दरवाजे पर ही ठिठक गई। उसने महसूस किया कि एक बेहद ही खूबसूरत औरत उसके आने का इंतजार कर रही है। लड़की लिबास के हिसाब से साधारण ही थी, मगर उसकी खूबसूरती उसकी ओर देखने पर मजबूर कर रही थी। नकुल जैसे ही उस लड़की के सामने से गुजरकर भीतर जाने लगा, लड़की ने उसे टोका। सर, नकुल रुक गया। उसने औरत की ओर देखा। हाँ कहिए। सर, मेरा नाम विद्या है। काम बताइए, नकुल ने थोड़ी रुबाई से ही कहा। सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। वो उधर, रिपोर्ट सेक्शन उधर बना हुआ है, उधर चली जाइए। सर, पिछली रात से यहीं खड़ी हूं, कोई नहीं सुनता। बस लोग यहां वहां भगाते रहते हैं, जैसे आप भगा रहे हैं। नकुल ने देखा उस औरत की बातों में सच्चाई थी। वो अपने महकमे के लोगों को अच्छे से जानता था। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। उसने खुद भी तो रूखी ही बात की थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, उधर लेडीज कांस्टेबल मिलेंगी, उनसे जाकर कहिए वो लिख देंगी। सर, कल से 10 बार कह चुकी हूं, डॉक्टर भगा देती हैं। ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे हम लोग कोई इंसान ही नहीं है। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूं, 24 घंटे से ज्यादा हुए।
मेरे पति से घर नहीं आए हैं और ऊपर से ऐसा व्यवहार। नकुल को लगा कि लड़की सचमुच परेशान है। उसने लड़की को अपने साथ आने को कहा और रिपोर्ट सेक्शन की ओर बढ़ गया। उसने देखा कि रिपोर्ट सेक्शन में लेडीज कांस्टेबल बैठी है। नकुल ने लड़की को बाहर खड़ा रहने को कहा और भीतर जाकर लेडीज कांस्टेबल से कहा, सुमनलता, क्या यह सही है कि तुमने इनकी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया था? गुड मॉर्निंग सर। किसकी रिपोर्ट सर? यह जो बाहर खड़ी हैं। जी सर। तो आप यह बात एक्सेप्ट भी कर रही हैं? कमाल है। सच्चाई को बहादुरी के साथ आज के जमाने में कौन स्वीकार करता है? जी, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है सर। हमारे गांव में कहावत है, कमजोर लोगों को सच ही बोलना चाहिए, मुश्किलों से बच जाते हैं। नकुल मुस्कुराया। ऐसा? लेकिन हमने तो सुना है कि तुम दो दो मुस्टंडों पर एक साथ नकेल कस देती हो। जी सर, लेकिन फायदा क्या? प्रमोशन तो वैसे भी आप लोगों को ही मिलना है। प्रमोशन? यहां सरकार इलाज के पैसे नहीं दे रही और तुम प्रमोशन की बात करती हो। खैर, ये बताओ, तुमने इनकी रिपोर्ट लिखने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे नौकरी करनी है सर। मतलब वो जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई हैं, मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकती थी? पहेलियां मत बुझाओ। किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है? बला साहब के खिलाफ। बला साहब कोई तोप हैं क्या? जी, तोप ही समझिए। इलाके के बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं और रसूखदार इंसान हैं। तो आप रसूखदार इंसानों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखती? लिखती हूं सर, बस आप जैसे सीनियर के आदेश के बाद लिखती हूं। तो फिर यह मेरा ऑर्डर ही समझिए और विद्या की रिपोर्ट दर्ज कीजिए। सर, मैं रिपोर्ट दर्ज कर दूंगी, पर एक रिक्वेस्ट है। कहिए। साइन आप कर देंगे? अरे यार, इतना डरते हुए आपको पहले तो कभी नहीं देखा। पहले किसी रसूखदार इंसान के खिलाफ कोई झूठा केस भी तो नहीं आया। केस दर्ज करने से पहले ही आप जानती हैं कि केस झूठा है। मैं क्या, सभी जानते हैं। कैसे? आप ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? छोड़िए सर, औरत होकर औरत के लिए बुरा बोलना अच्छा नहीं लगता। जितना बुरा बोलना था आप बोल चुकी। बाहर से उस औरत को बुलाइए, मैं उससे सवाल करता हूं, आप बस उसे दर्ज करती जाइए। इतना तो कर सकती हैं ना आप? यस सर। थोड़ी ही देर में विद्या अंदर आई। रंग सांवला, लेकिन तीखे नाक नक्श, सूती कलफ लगी साड़ी में वो अच्छी दिख रही थी। आइए, बैठिए। शुक्रिया सर। कहिए, क्या रिपोर्ट लिखवाना चाहती हैं आप? मेरा नाम विद्या है सर। ये आपने बाहर बताया था। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, हुसैनगंज। किस बात की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हैं आप? मेरे पति पिछले 24 घंटे से घर नहीं आए हैं। आपने फोन किया था? जी, उनका फोन रात के बाद से बंद है। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी उनसे? आखिरी बार बात कल दोपहर में हुई थी। मेरे पेट में दर्द था, उन्होंने मामूली हालचाल के लिए फोन किया था। अच्छा, फिर जब देर रात हुई और वो घर नहीं आए तो मैंने फोन किया, उनका फोन स्विच ऑफ था। इतना कहकर वो चुप हो गई। नकुल उसकी ओर मुखातिब हुआ। अरे, आप कहती रहें, मैं सुन रहा हूं। फिर मैंने एक दिन और इंतजार किया और फिर सर से पूछा, ये सर कौन? बला सर। बला ज्वेलरी वाले, राघव बला? जी सर, वही राघव बला। आप उन्हें कैसे जानती हैं? मैं उनकी सेक्रेटरी थी मतलब अब नहीं है? नहीं, आज के बाद शायद ही वो मुझे सेक्रेटरी रखें और मैं शायद ही यह काम कर पाऊं। प्लीज गो अहेड, मैं सुन रहा हूं। दरअसल मैं उनके खिलाफ ही रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। आपको लगता है कि आपके पति की गुमशुदगी के पीछे बला का हाथ है? सर, मुझे विश्वास है कि उन्हीं का हाथ है। ऐसा क्यों? आप ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? मेरे पति उनके मैनेजर थे। मतलब आप दोनों लोग ही बला ज्वेलर्स के लिए काम करते थे? नहीं, सिर्फ मेरे पति। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे कहानी में कई ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं। जानने के लिए कि आगे क्या होता है, जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।